Hello guys, this is Divya and today I am going to explain you about chapter number 2 of Lakshmikant book Making of the Constitution. As I have already explained about demand for a constituent assembly, composition of this assembly and working of the assembly. And in this video we will discuss about objective resolution, changes by the Independence Act and other function performed. So let's start. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है और उसकी फिलॉसफी क्या है। सो आइए देखते हैं। On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. मतलब 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया। उस समय एक्चुअली 211 मेंबर्स थे उस असेंबली में। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे, तो उनकी बात सब लोग मानते थे। और इस रेजोल्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। पहला फीचर ये बोलता है, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट मीन्स इंडिया है वो स्मॉल स्मॉल स्टेट से मिलके क्या है, बना हुआ है। विच वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो पहले किसका पार्ट थे, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे। एंड द प्रिंसली स्टेट्स हु आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो इंडिया में मर्ज हों, वो भी क्या हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। इंडिया शैल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, मतलब इंडिया क्या है, अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई है। अब उसके ऊपर किसी का भी मतलब कोई भी अब उसको डोमिनेट नहीं कर सकता है। अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग फ्रेम कर सकते हैं और इसमें अब बाहर मतलब किसी आउटसाइडर का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। सेकेंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल गारंटी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू इट्स सिटीजन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या करता है, मतलब गारंटी प्रोवाइड करता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं सबको क्या होगा, जस्टिस मिलेगा, फिर वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकल हो। थर्ड पॉइंट, इंडियन सिटीजन्स कैन एक्सपेक्ट एक्सप्रेशन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स जितने भी सिटीजन्स हैं सबको मतलब सब इक्वल होंगे, मतलब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। इंडियन सिटीजन्स शैल हैव फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी नागरिक हैं सबको फ्रीडम मिलेगी अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने अपने रिलीजन्स को वर्शिप या फॉलो करने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल गारंटी माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल्स। यहाँ सेफगार्ड से क्या मतलब है, ये सेफ्टी प्रोवाइड्स करता है ऐसे लोगों को जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या जो बैकवर्ड है या ट्राइबल्स है, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स या पॉलिसीज़ बनाई जाएगी जिससे क्या होगा, वो भी इस सोसाइटी में अच्छे से रह सकें। दिस रेजोल्यूशन वॉज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। सो ये जो रेजोल्यूशन था, जो ये जवाहरलाल नेहरू जी जो लेके आए थे, इसको फाइनली कब अडॉप्ट कर लिया गया था, 22 जनवरी 1947 में। और आगे चल के यही रेजोल्यूशन क्या हुआ था, हमारा प्रियम्बल बना था। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। अब क्या क्या चेंजेस किए गए थे इस इंडिपेंडेंट एक्ट में। सो पहला चेंज ये था, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली जॉइंड इट। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, पहले क्या किया था, उन लोगों ने मना कर दिया था इस असेंबली को ज्वाइन करने से, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये इंडिपेंडेंट एक्ट बन के आया तो उन लोगों ने भी इस असेंबली को ज्वाइन कर लिया। देन ऑन अप्रैल 28, 1947, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 6 स्टेट्स वर पार्ट ऑफ द असेंबली। 28 अप्रैल को 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। After the acceptance of the Mountbatten Plan of June 3, 1947 for a partition of the country, the representatives of most of the other princely states took their seats in the assembly. मतलब माउंटबेटन प्लान जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था, उसमें क्या हुआ था, कंट्री का पार्टीशन कर दिया गया था। एक तो हमारे जो इंडिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, पहला पार्ट पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। सो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, बाद में उन्होंने भी क्या किया था, इस असेंबली में पार्टिसिपेट किया।
नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। और मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे जो कुछ इंडिया में ही थे, उन्होंने भी इसमें अपनी एंट्री करवाई। The Indian Independence Act of 1947 made the following changes in the position of the Assembly। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, इसने कुछ न कुछ मतलब ये बहुत सारे चेंजेस लेके आए किसमें, जो असेंबली की जो पोजीशन थी या जो उसके काम करने का जो तरीका था, उसमें बहुत सारे क्या हुए, चेंजेस हुए। पहला चेंज ये था, द असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी। यहाँ सोवरेन से क्या मतलब है, फुली क्या हो गई है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकती है, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन, अपनी पॉलिसीज़ को ला सकती है। अब इस पर किसी भी मतलब इसमें से ब्रिटेन के लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले जितने भी रूल्स या जितने भी लॉज बनाए गए थे इंडिया के सिटीजन्स को लेके, वो अगर हमें लगता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है या उससे हमें मतलब बहुत लॉस हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस रूल्स या उस लॉज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम अपने खुद के नए लॉज को बना सकते हैं। द असेंबली बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अब असेंबली क्या हो चुकी है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी है। इन अदर वर्ड्स, टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली। अब क्या हुआ, उस असेंबली को दो अलग अलग काम असाइन कर दिए गए। पहला काम तो ये था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। पहला काम क्या था कि एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था फ्री इंडिया के लिए। इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारी मेजर और माइनर कम्युनिटीज़ बनाई गई थी। इसमें से एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एंड और दूसरा क्या था, इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री। बहुत सारे ऑर्डिनरी लॉ को बनाने थे। सो दीज फंक्शंस वर परफॉर्म ऑन सेपरेट डेज। और जो फंक्शंस थे वो कब परफॉर्म किए जाते थे, अलग अलग दिन, मतलब सेपरेट डेज में ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते थे। दस असेंबली बिकेम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। इससे हमारी असेंबली क्या बन गई थी, पहली पार्लियामेंट बन गई थी फ्री इंडिया की। Whenever the assembly met as the constant body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as the legislative body, it was chaired by G.V. Mavalankar. These two functions continued till November 26, 1949. जब भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह एक्ट होती थी, मतलब जब भी वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए वहाँ पे मिलते थे असेंबली में, उस समय उसको कौन चेयर करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जब वो लोग लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलते थे, तब उसको कौन चेयर करता था, जीवी मावलंकर जी के द्वारा। और ये इस तरह काम करने का तरीका कब तक कंटिन्यू रहा, नवंबर 26, 1949। द मुस्लिम लीग मेंबर विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया। और मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो उन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। मतलब अब क्या हुआ कि जैसे कि अब कंट्री क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो बहुत सारे लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान। अब वहाँ गए तो वहाँ उनका खुद की अलग का एक असेंबली फॉर्म हुई। तो जो मेंबर्स थे मतलब जो मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, जो फाइनली कितने फिक्स किए गए थे, 389। तो अब क्या हुआ, जब मेंबर्स पाकिस्तान में कुछ चले गए तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। तो अब कितने मेंबर्स बचे, सिर्फ 299। The strength of the Indian province reduced from 296 to 229। और जिससे क्या हुआ कि जो इंडियन प्रोविंस की जो सीट्स थी वो भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। 296 से अब कितनी बची, सिर्फ 229। तो इसमें भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। एंड प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम 93 to 17। और प्रिंसली स्टेट्स की सीट कितनी हो गई, 93 से 70 बची। अब इसके अलावा बहुत सारे और भी फंक्शंस परफॉर्म किए गए थे, जैसे कि it ratifies the India's membership of the Commonwealth in May 1949। और मई 1949 में इंडिया को किसमें मेंबरशिप मिल गई थी, कॉमनवेल्थ में। It adopted the tricolor national flag on July 22, 1947। और हमने हमारा जो नेशनल फ्लैग था वो कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947 में। एक्चुअली हमारा जो फ्लैग है उसको किसने डिज़ाइन किया था, पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था, which is in rectangular shape and its ratio of length to its height is 3:2।
National anthem, and we got a national anthem Jan Gan Man on January 24, 1950, which was written by Rabindranath Tagore. And national song on January 24, 1950, which is Vande Mataram, written by Bankim Chand Chatterjee. Fifth, elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1915. एंड राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट हुए क्या, हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट. असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years, 11 months and 18 days. असेंबली के टोटल कितने सेशंस हुए थे, 11 सेशंस हुए थे इन 2 सालों में, 11 मंथ्स लगे थे और 18 डेज लगे थे इसको कंप्लीट होने में. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गोन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज. एक्चुअली क्या था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना, इतनी आसानी से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था. जो इसके मेकर्स थे वो अबाउट 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले उन्होंने पढ़ा, उसको अच्छे से समझा. उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें हैं ना डिफरेंट कंट्रीज से ली हैं. उसके बाद हमने हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है. टोटल एक्सपेंडिचर वॉज अबाउट ₹64 लाख, और इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर लगा था कितना था, वो 64 लाख रुपीस इसमें इसको बनाने के लिए लग गए थे. ऑन जनवरी 24, 1915 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन. और 24 जनवरी को 1950 में इस असेंबली ने क्या किया, अपना फाइनल सेशन कंप्लीट किया. हाउएवर इट डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट. मतलब अब ये ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो अब असेंबली भी बंद होगी. अब ये असेंबली किस तरह काम करने लगी थी, एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. कब से स्टार्ट हुई थी ये, फ्रॉम 26 जनवरी 1950. कब तक रही थी, जब तक हमें हमारा नया पार्लियामेंट नहीं मिल गया था. मतलब जब पहला इलेक्शन हुआ था इंडिया में 1951-52 में, तब तक ये असेंबली ने अपना फंक्शन कंटिन्यू किया. थैंक यू गाइज.